ओके, चलिए हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए सीडीपी करवा रहा था, जो कि मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर करवा रहा था। बाकी बच्चे कहते हैं सर इसकी प्रैक्टिस भी करवा दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दीजिए। तो आज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ सीरीज स्टार्ट करी है मैंने, जो कि टॉप 40 करके ऐसे करके हम बात करेंगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज आपकी ये बिल्कुल कौन सी क्लास है? पहली क्लास है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी एक बार सभी के सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। बच्चे कह रहे हैं सर बहुत डर लग रहा है। अरे डर किस बात की यार, आप ये बताओ ना, पिछले एक साल से, 1 ईयर से, एक साल से भी ज़्यादा से आप तैयारी कर रहे हो सीटेट एग्जाम्स की, अभी भी डर लगेगा तो फिर डियर कब एग्जाम दोगे आप? किस चीज़ लिए डरना? इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहोगे कि एग्जाम भी दोगे? चलिए चलिए, बच्चे बिल्कुल जुड़ चुके हैं, तो नोटबुक निकालने की जरूरत नहीं है। बस जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं विद एक्सप्लेनेशन, उसके साथ रीजन क्या है वो भी मैं आपके बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, उसके पीछे का रीजन ध्यान से समझिएगा, डर को बिल्कुल पीछे छोड़ दीजिए। डरना किस बात का? ओके, तो डर जो लग रहा है उसको पीछे रखिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पढ़ो और लगाओ क्वेश्चन को, सही आंसर क्या होगा। डरना वरना नहीं है डियर, डरना। देखो, मैंने आपको कई बार बोल रखा है, किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है वो अपने से ही होती है। अगर खुद भी कॉन्फिडेंट हो तो सामने वाला आप पर शक नहीं करेगा किसी भी चीज को लेकर। ओके, तो ऐसा दिखाओ कि हाँ हमको सब कुछ आता है यार। डरोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो है यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट था उसको डिवाइड किया जा सकता है। किस सीरीज में डिवाइड करा जा सकता है उसके बारे में बात करी गई है। तो इनमें से आपका एक सीरीज जो है वो बिल्कुल सही है, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं इस चीजों के बारे में कि बच्चे का जो पहला डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? साइकोलॉजिकल होता है। ओके, कौन सा होता है? साइकोलॉजिकल होता है। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या। चलिए, बच्चे कह रहे हैं ए का ए, कई बच्चे कह रहे हैं ए का 2, कई बच्चे कह रहे हैं ए का 3 यानी कि सी। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, काफी बच्चे कह रहे हैं इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर पहला जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। पहला शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर स्वैगनात्मक और फिर सामाजिक। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बात करी गई है वो बिल्कुल सही बात करी गई है कि पहले शारीरिक होता है, फिर संज्ञानात्मक होता है, फिर स्वैगनात्मक होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा डियर, यहाँ पर जो पूछा गया है उस क्वेश्चन के हिसाब से वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा जो है वो पूरा का पूरा कवर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जो होता है बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास होता है। क्या होता है? साइकोलॉजिकल होता है। बच्चे कह रहे हैं 100% सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, बच्चे कह रहे हैं 101% सी आंसर होगा। बिल्कुल डियर, पहले मनोवैज्ञानिक आता है, क्या आता है? साइकोलॉजिकल आता है, फिर आपका संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव आता है, फिर आपका स्वैगनात्मक और लास्ट में आता है आपका शारीरिक। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस हिसाब से। वैसे तो अंत में आपका जो आता है वो सामाजिक आता है, लेकिन इन चारों के ऑप्शन के हिसाब से ढूंढना था आपको, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल डियर, सी जो लगा रहे हैं बच्चे वो तब राइट होगा जब आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे सी लगा रहे हैं वो जब होगा आपका आंसर जब पहला ऑप्शन नहीं होगा। बिल्कुल डियर, सी क्यों नहीं होगा? तो डियर पहले जो होता है वो साइकोलॉजिकल टर्म में होता है, मनोवैज्ञानिक के रूप में होता है। ठीक है, अगर सी नहीं होता तब हम सॉरी ए नहीं होता जब हम इसका सी मानते। सी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, स्वैगनात्मक और फिर सामाजिक विकास होता है। ओके, बिल्कुल नहीं सर, पहले ए ही होगा। बिल्कुल डियर, पहले ए होगा, वही तो मैं बोल रहा हूं। इन चारों के ऑप्शन के हिसाब से अगर थर्ड नहीं होता तो पहले, तो सॉरी फर्स्ट नहीं होता तो थर्ड होता, लेकिन यहां पर फर्स्ट है तो हम थर्ड को नहीं लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर नहीं, फर्स्ट नहीं होगा, डी होगा, सी होगा। अरे डियर, मैंने आपको बोला ना सी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी अगर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक बताया था
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कि ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस होते हैं और ग्रोथ आपका डेवलपमेंट में क्या क्या विकसित होता है, जिसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बच्चे का शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और नैतिक विकास इसके अंतर्गत ही आता है। इसी में कुछ सारी की सारी स्टेजेस लिखी रहती हैं। जो बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं वो पहले शारीरिक होगा, संज्ञानात्मक होगा, स्वैज्ञानात्मक होगा, सामाजिक होगा, वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो है सीटेट जो मानता है, सीटेट कहता है अगर ये ऑप्शन आ जाता है पहला मनोवैज्ञानिक आ जाता है तो पहले हम उसको मानेंगे, ठीक है। बाकी आपका ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। तो ध्यान रखिएगा इस हिसाब से जब ये दोनों ऑप्शन टकराए, दो बेस्ट ऑप्शन में से एक बेस्ट आपको चुनना होता है, तो इसमें जो बेस्ट है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है, कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइए। सुन लो भाई, जो बच्चे बोल रहे हैं सर आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे हो, जो सही है उसको लॉक करिए। ओके बच्चे कह रहे हैं सर बातों क्यों सुन रहे हो। ओके चलिए ठीक है डियर ये बात भी सही है, आप उनकी क्यों सुन रहे हो, मैं तो यहाँ पर आपको समझाने आया हूँ, बताने आया हूँ। बाकी आपकी राय है, आप मानो कि ना मानो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए सेकंड का बच्चे कह रहे हैं सी, बिल्कुल क्या लिख रखा है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। ये तो बिल्कुल 101% बिल्कुल सही कहा है। कोई बच्चा जो होता है वो देखकर सीखता है, कोई बच्चा करके सीखता है, कोई बच्चा क्या करता है उसमें समझ के सीख रहा होता है। तो बच्चा क्या करते हैं, सबों की विकास दर क्या होती है, समान होती है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है ये। अंतर क्रिया संबंधित नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। विकास की सभी क्रिया एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। हमेशा रेखीय होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विकास कभी तीव्र गति से होता है, कभी धीमे गति से, कभी तीव्र गति से तभी धीमे गति से, चक्रीय होता है, ओके। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो निरंतर का सिद्धांत, व्यक्तिगत का सिद्धांत और परिमर्जकता का सिद्धांत, ये तीनों के तीनों बताए थे, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो जल्दी से बताइए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपकी पूछी गई है। तो जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ डियर। ओके बच्चे कह रहे सर जूम प्लीज। तो डियर ये फुल जूम है, इससे ज्यादा जूम करूंगा तो आउट ऑफ स्क्रीन हो जाएगा, क्वेश्चन दिखेगा नहीं, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता है ये, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फुल जूम है। अगर आप अपने फोन को वर्टिकल देख रहे हो तो आप जो बिल्कुल खड़ा करके फोन देख रहे हो तो बिल्कुल गलत है। आप कमेंट बॉक्स को बंद करो और उसको लिटा दो फोन को, उस हिसाब से देखो, बिल्कुल फिट टू स्क्रीन होगा और बिल्कुल सही दिखाई देगा आपको, ठीक है। चलिए इससे ज्यादा बड़ा करूंगा तो आउट ऑफ स्क्रीन हो जाएगा। चलिए बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी होगा, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल सही आंसर है इसका, जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थियों को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलता है। ये तो बिल्कुल गलत है कि बच्चों में जो व्यक्तिगत रूप होता है उनको डिसिप्लिन सिखाने के लिए, उनको नियंत्रण करने के लिए बेहतर होता है। नहीं, शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कुछ समूह में सीखते हैं, कुछ खुद करके सीखते हैं, तो दोनों चीज का हमें ध्यान रखना होता है। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों में और मतलब ट्रेनिंग में जैसा आपको करवाया जाएगा आप वैसे ही सीखोगे, वैसे ही करोगे, तो ये भी गलत है। बच्चों की सीखने की दर हर किसी की अलग अलग होती है, हर तरीके से बच्चा सीखता है, तो हमें उसी तरीके से बच्चों को ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। चलिए जैसे कि वापस यही आ गया, मैंने आपको पढ़ाई थी, सारी की सारी चीजें देख सकते हो एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिमाण है, जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो किस चीज का रिजल्ट है, वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए किस चीज का रिजल्ट है, ठीक है। रिट का एग्जाम कब होगा डियर, कोई डेट फाइनल नहीं है, जैसी फाइनल होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, मानव व्यक्तित्व जो है वो परिमाण है किस चीज का होता है, तो गुणात्मक का परिमाण होता है। ये मैंने आपको बोला था, योगात्मक का नहीं होता है। जो कि किस चीज का होता है, अनुवांशिकता और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, दोनों का परिमाण होता है। ये दोनों का अंतरक्रिया का परिमाण होता है, इंस्ट्रक्शन का परिमाण होता है। केवल वातावरण का भी गलत है, केवल अनुवांशिकता का भी गलत है। पालन पोषण और शिक्षण की तो बात ही नहीं होती है। अनुवांशिकता यानी कि जो आपके माता पिता से मिलता है, और जो आपका सोशल होता है यानी कि आसपास का वातावरण होता है, उसका परिमाण निकल आता मानव व्यक्तित्व, मानव का पर्सनैलिटी, ओके। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स।
समाजीकरण का क्या मतलब है वो आपको बताना है। तो जब मैं आपको सोशलाइजेशन करवा रहा था मैंने आपको बताया भी था, एक सेब आपके पास है, आप उसको मिल बांट कर भी खा सकते हो दोस्तों के बीच में, अकेला अकेला भी चाप सकते हो। कोई मोटा भैंसा आदमी जा रहा है तो उसे बोल भी सकते हो मोटे हट जाना, साथ में पूरा रास्ता घेर के चल रहा है, या फिर प्यार से भी बोल सकते हो सर साइड हो जाइए थोड़ा सा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर ए बोला वो बिल्कुल सही आंसर बोला, सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजन। मोटे आदमी को मोटा नहीं बोलना, सेब को मिलजुल कर खाना, समाज के साथ तालमेल बिठाकर चल रहे हो, तो वो बिल्कुल सही आंसर होता है। ओके, अडेप्टिंग एंड एडजस्टमेंट जो करते हो आप, वही क्या कहलाता है आपका सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैंने पूरा का पूरा समाजीकरण के बारे में बोला था, आपका समाज के साथ समायोजित होना, उसके साथ तालमेल बिठा के चलना, उसी को हम क्या कहते हैं समाजीकरण कहते हैं, जो कि दो प्रकार की बताई थी, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक। ठीक है, पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इन चीजों के बारे में, नहीं पढ़ा तो जाकर एक बार लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। छोटे शिक्षार्थियों को क्या बोला, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ यानी कि बड़ों बच्चों के साथ अंतरक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिससे, ऐसा क्यों करना चाहिए, जो यंग लर्नर्स होते हैं उनको एनकरेज करना चाहिए किनके साथ, क्लासरूम्स के पीयर ग्रुप्स के साथ इंस्ट्रक्शन करने में, अंतरक्रिया करने में क्यों करना चाहिए, जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर दो डियर। प्लीज सर जूम कर दीजिए डियर, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा, इससे ज्यादा जूम करूंगा तो आउट ऑफ स्क्रीन हो जाएगा, फिट टू स्क्रीन है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते हम। ठीक है, आप अपने फोन को लैंडस्केप मोड में डालिए, कैसे डालिए, ऐसे लिटा कर रखिए फोन को, और जो कमेंट वगैरह उस पर ध्यान मत दीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे हैं सिक्स्थ का ए, सिक्स्थ का ए, सिक्स्थ का ए, क्या कहा है, वो पढ़ने के दौरान क्या कर रहे हैं, सामाजिक कौशल को सीख रहे हैं। देखो जब भी आप एक दूसरे से बात करोगे, एक व्यक्ति से ज्यादा के साथ आप इंट्रक्शन करोगे, तो आप क्या कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, सोशलाइजेशन बढ़ा रहे हो, यानी कि सामाजिक कौशल सीख रहे हैं पढ़ने के दौरान भी, बिल्कुल सही तरीका है। शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण, डिसिप्लिन की तो कभी बात ही नहीं करी जाती, तो ध्यान रखिएगा। एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीखने के लिए किया जाता है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर की बात नहीं करी जाती है, और ना ही पाठ्यक्रम को जल्दी कराने की बात करी जाती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैंने आपको जब जीन पियाजे की अनुसंज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो राइट हैंड साइड में डियर 3 डॉट होंगे, उस पर आप क्लियरिटी को 480p पर करो, आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, 480p पर करो, आपने कम कर रखा होगा 160 या 240 पे कर रखा होगा, तो उसमें धुंधला ही दिखाई देगा आपको। ठीक है, चलिए कोलबर्ग के अनुसार पूछा गया, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग पूछा गया कि शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। एक टीचर जो है नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे, जल्दी से बताइए। बच्चे कह रहे हैं 7th का ए, 8th का ए। ओके, जो बच्चे 7th का ए बोल रहे हैं वो भी ठीक है, जो बच्चे 8th का ए बोल रहे हैं वो भी ठीक है, क्योंकि 8th नंबर, क्वेश्चन नंबर गलत हो गया क्या, ओके 7th हमने छोड़ दिया है। चलिए ठीक है, एक बार मैं 7th को भी ले लूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। देखो क्या बोल रखा है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक मूल्यों का जो हम विकास कर सकते हैं, 8th का बता दीजिए पहले, 7th मिस हो गया, हम 7th पर भी चलेंगे अभी। ठीक है, चलिए ए जिस बच्चे ने बोला है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल, बिल्कुल डियर, मैंने आपको कई बार बोल रखा है कि बच्चों को हर चीज में आप एक्टिव पार्टिसिपेट करवा रहे हो, उनको शामिल कर रहे हो हर चीज में, तो बच्चा क्या करेगा, आसानी से सीखेगा और जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखेगा, बच्चा उसमें खुद शामिल होगा, किसी भी प्रकार के कठोर निर्देश या नियम बनाकर नहीं कर सकते। केवल आप धार्मिक शिक्षा दोगे वो भी नहीं होगा, और किसी विशिष्ट व्यवहार के लिए नियम बनाकर करोगे वो भी गलत बात है। कभी भी रूल्स की बात तो करी ही नहीं जाती है, तो इसलिए जिस जिस बच्चों ने ए लगाया वो भी बिल्कुल सही लगाया था। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं एक बार 7th वाले क्वेश्चन पर, जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार, अब यहां पर किसकी बात करी गई है, पियाजे की स्टेजेस के बारे में बात करी गई है। इंद्रगामक संवेदी परक अवस्था किसके साथ संबंधित है, तो जल्दी से बताइए, जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो किसके साथ संबंधित है, किसके साथ एसोसिएट है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। बच्चे कह रहे सर फास्ट कराइए, इतना स्लो करवाओगे तो पेपर छूट जाए। पहली बात डियर यहां पर है ना, मेरे को है ना क्वेश्चन के निशान नहीं लगाने, उसके साथ साथ हमें समझाना भी है, और आप जब पेपर में लगाओगे तो आपको केवल अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है। यहां पर 800 बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर, एक बच्चे को सेटिस्फाई नहीं करना होता है। ठीक है,
चलिए, जिस जिस बच्चों ने इसका सी लगाया, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो कैसे सीख रहा होता है, वो बच्चा दूसरों की कॉपी करके अपने मस्तिष्क में मानसिक निरूपण के द्वारा सीख रहा होता है, यानी कि अपने सेंसेस के द्वारा सीख रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल फिक्स आंसर था। एज इट इज की एज इट इज लाइन लिखवाई थी मैंने आपकी, स्वाभाविक क्रिया द्वारा, अनुकरण द्वारा, शारीरिक गति द्वारा वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं होता बच्चे को, यानी कि बच्चा देखकर, सुनकर और स्वाद कर शिक्षा ले रहा होता है। किसमें? सेंसरी मोटर स्टेज, एज जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, चलिए 7th हो गया, 8th हो गया, 9th पर चलते हैं। 9th क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रगतिशील शिक्षा की बात करी गई है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करी गई है, फोकस रखिएगा इस चीज को। ठीक है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा सर। ओके, बच्चे कह रहे सर आराम से पढ़ाइए समझाकर। बिल्कुल, ये हुई ना बात, ये सही कहा आपने, आराम से पढ़ना है, समझाकर, समझकर पढ़ना है, ये नहीं कि रेस में भाग रहे हैं हम। ठीक है, चलिए जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर क्या लगाया, ऑप्शन नंबर बी, बी 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 बी, यानी कि सेकंड। चलिए बी क्या है? पहले क्या था? प्रगतिशील शिक्षा, समय सारणी और बैठक की व्यवस्था में लचीलापन। बिल्कुल, जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया कि टाइम टेबल में आपको क्या रखना है? फ्लेक्सिबल रखना है, यानी कि हर विषय को समय देना है, और सिटिंग अरेंजमेंट में भी क्या रखना है? फ्लेक्सिबल रखना है। ये नहीं कि कोई बच्चा कहेगा कि मेरी सीट है, मेरी सीट पर क्यों बैठा है। नहीं, जो बच्चा पीछे से बैठकर देख ना पाए उसको आगे बिठाना, और जो बच्चा पीछे से बैठकर सुन ना पाए उसको आगे की तरफ लेके आना, और हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना। ये नहीं किसी एक ही टाइम, फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप सभी लोग हमेशा सीडीपी पढ़ते रहते हो, आप हर सब्जेक्ट को टाइम नहीं देते। फ्लेक्सिबल रखना चाहिए आपको सारी की सारी, बार बार परीक्षाएं नहीं लेनी चाहिए, बच्चे ऊब जाते हैं, और ऊबने के बाद बच्चे सीखने में कहीं ना कहीं क्या कर लेते हैं? नकारात्मक दृष्टि हो जाती है। केवल लिंक, लेकिन, किंतु, परंतु मैंने आपको कई बार बोल रखा है, देखकर ही काट दिया करिए। केवल पाठ्य पुस्तक पर ही हमें आधारित नहीं होना होता है, आउट ऑफ द बॉक्स भी जाकर सोचना होता है। परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए ही एक केवल शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, बच्चा कितना सीख रहा है उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए व्यवधायिक पूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। अब यहां पर देखो क्या बोल रखा है? विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए, यानी कि अलग अलग जो उसके वैरायटीज थी, वेरिएशंस थी उसकी टीचिंग स्टाइल्स में, उसको क्या कर रही है? सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग कार्यों का उपयोग कर रही है। तो सही आंसर ये बताइए कौन सी, किसके थ्योरी के अनुसार ये कहा गया है? कौन सा बच्चा सही बताएगा? 10th का बी, 10th का डी, 10th का डी, 10th का डी, 10th का डी। बिल्कुल, जिस जिस बच्चों ने डी लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। क्यों? क्योंकि गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? बहुबुद्धि का सिद्धांत। एच गार्डनर जो थे उन्होंने क्या दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि एक या दुई कारक ना होकर 9 कारक के अनुसार होती है। तो बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विभिन्न अधिगम शैलियों से, तो जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार की बात करी गई है। ठीक है, चाहे वो बच्चा देखकर सीख रहा हो, करके सीख रहा हो, अपने आप को सामने प्रस्तुत कर रहा हो, दूसरे को समझ रहा हो, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। तो गार्डनर की थ्योरी के अंतर्गत ये कहा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी जो बोलता है इसमें 8 बुद्धि होती है। कितनी होती है? 8 इंटेलिजेंस। एनसीईआरटी बोलता है, पढ़ते हम 9 है, बीएड की बुक में भी 9 ही लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल 10th का डी जिस जिस बच्चों ने लगाया है बिल्कुल सही है, जो कि मैंने आपको एच गार्डनर की थ्योरी पहले पढ़ाई थी, अब दोबारा पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। 9 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? किसने? वाइगोस्की ने कहा है। किसने कहा है? वाइगोस्की ने। तो जल्दी से बताइए वाइगोस्की जो थे वो किसके ऊपर ज्यादा फोकस करते थे, किस फैक्टर के ऊपर? इन चारों में से। बिल्कुल फिक्स आंसर है, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था आप सभी बच्चों का। चलिए बच्चे जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। ओके, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं सर सेकंड पेपर के लिए भी है क्या? डियर ये मुझे समझ में नहीं आता, बच्चे कुछ पूछते क्यों है? ये पेपर 1 के लिए, ये पेपर 2 के लिए। पेपर 2 में साइकोलॉजी नहीं आती है, दोनों के लिए है ये। ठीक है, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो पेपर 1 एंड पेपर 2। मुझे लगता है ये बच्चे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्होंने देखे ही नहीं है, इसलिए पूछते हैं कि पेपर 1 का है कि पेपर 2 का है। दोनों के लिए है। ठीक है, जो बार बार बच्चे पूछ रहे हैं पेपर 1 का है पेपर 2 का है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। ठीक है, चलिए वाइगोस्की जो महाराज थे वो किसके ऊपर फोकस करते थे? सामाजिक यानी कि सोशल के ऊपर फोकस करते थे। ओके, बच्चे कहते थे इंस्ट्रक्शन के द्वारा, एक दूसरे से वार्तालाप के द्वारा अपने से बेहतर की संगति में रहकर वो सीखता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। राज्य स्तर की एक एकल
गायन, कोई होगी प्रतियोगिता गाने वाने की, के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को ओके क्या दे रहा है, वरीयता दे रहा है, यानी कि उनको प्राथमिकता दे रहा है, यह दर्शाता है। तो जल्दी से बताइए, आप एक विद्यालय के प्रिंसिपल हो जिसमें कोई गायन का कंपटीशन है, सिंगिंग का कंपटीशन है, उसमें केवल आप लड़कियों को क्या दे रहे हो, प्राथमिकता दे रहे हो, उनको आगे की तरफ लेकर आ रहे हो, उनको ज्यादा प्रमोट कर रहे हो। तो आप ऐसा कर रहे हो तो आपके अंदर क्या झलकता है? ऑप्शन नंबर बी बच्चों ने देखते ही लगा लिया, जेंडर्ड वाइज यानी कि लैंगिक पूर्वग्रह देखने को मिल रहा है। जरूरी थोड़ी है, क्या पता यार बॉयज भी अच्छे गाते हो, तो आप केवल महिलाओं को, लड़कियों को आगे ला रहे हो, तो आप में क्या दिख रहा है, जेंडर्ड वाइज दिख रहा है। किसी भी एक जेंडर को लेकर आपकी ज्यादा धारणा है कि होम साइंस लड़कियां लेंगी और मैथमेटिक्स लड़के लेंगे, तो क्या दिख रहा है आपके अंदर, जेंडर्ड वाइज दिख रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नताओं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, यानी कि बच्चों के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आप एक टीचर हो, आप अपने टीचर के नाते आप क्या करोगे, क्या करोगे, जल्दी से बताइए। बिल्कुल डियर, 12th का बी जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था। चलिए बताइए 13th का सही क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए सही यहाँ क्या आंसर होगा इसका, फटाफट बताइए। चलिए बच्चे कह रहे हैं 13th का सी होगा, 13th का सी होगा। बिल्कुल डियर, जिस बच्चों ने इसका सी लगाया बिल्कुल सही लगाया कि जो सीखने की विविध अनुभव है उनको क्या करवाया जा रहा है, उपलब्ध करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से सीखेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे का यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित कर रहा है। कोई बच्चा जो है वो देखकर सीख रहा है, कोई बच्चा जो है वो सुनकर सीख रहा है, कोई बच्चा जो है वो करके सीख रहा है। तो यहाँ पर बच्चा जिस प्रकार से सीख रहा हो उसी प्रकार से हम उसे सिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, अपने पढ़ाने के तरीके में क्या लाओगे आप, वेरिएशंस लाओगे, वैरायटी लाओगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताइए क्या होगा कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो होता है वो किसके ऊपर बेस होता है, जल्दी से बताइए। कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा इसका, फटाफट आंसर दिया करो डियर, जल्दी से। मुस्कान जी, इससे ज्यादा बड़ा करूंगा तो आउट ऑफ स्क्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउट ऑफ स्क्रीन हो जाएगा, दिखेगा नहीं। देखो क्वेश्चन कटने लग गए, ठीक है, इसलिए ये फिट टू स्क्रीन है। इससे ज्यादा बड़ा करूंगा तो आउट ऑफ स्क्रीन हो जाएगा, ये कट जाएगा, इमेज नहीं दिखाई देगी। ठीक है, उससे बड़ा नहीं होगा। चलिए जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। बच्चे कह रहे हैं 14th का सी, 14th का सी, 14th का सी। सी क्या है, पहला विद्यालय आधारित, बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता, छूटते ही आंसर लगाओ। बिल्कुल सही लगाया है कि बाहर जो आप स्कूल, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं वो बाहर होते हैं। अगर आप इसके आप वो जो हैं वो स्कूल में कर दिए गए हैं, पहले बाहर होते थे, लेकिन अब स्कूल्स में चॉइस मिलते हैं कि स्कूल में भी ले सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर के मुकाबले विद्यालय के जो टीचर्स होते हैं वो अपने बच्चों को ज्यादा समझते हैं, किसमें उनकी ज्यादा क्षमता है, किसमें उनकी कम क्षमता है। तो बाहर के मुकाबले अपने टीचर ज्यादा उनकी क्षमताओं को पहचानते हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करी गई है। तो मैंने आपको पढ़ा दिए थे कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो, लघु प्रश्न हो या निबंधे वाले प्रश्न हो, सारे पढ़ाए थे मैंने आपको। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से कौन सा लघु प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि आपका सीटेट होता है। जल्दी से बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। 14th का सी चला गया डियर, आप जल्दी से कराइए आगे की ओर। 15 का ए, बिल्कुल डियर, जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 15th का ए लगाया, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि इसमें जो आंसर या तो आपको सही लगाना होगा या फिर गलत लगाना, यानी कि ट्रू लिखना होगा या फॉल्स लिखना होगा। जो कि आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, 100 से ज्यादा शब्दों में लिखने होते हैं। शॉर्ट टाइप आपको 100 से कम लिखने होते हैं। ओपन एंडेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप अपने विचारों को भी लिख सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव केवल सत्य और असत्य ही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, समावेशी यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो क्या है, इन चारों में से कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। पीजीटी ड्राइंग की क्लासेस हो सकती है क्या? नहीं डियर, पीजीटी ड्राइंग की क्लासेस नहीं होती है। ठीक है,
चलिए बच्चे कह रहे हैं 15th का, 15 चला गया डियर, 16th है। आप जल्दी से बताइए 16th का क्या होगा। चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्लासेस कब होती है, तो डियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो डेली 4 PM होती है। कितने बजे होती है? 4 PM। कभी हिंदी, कभी CDP, कभी EVS, कभी कुछ। तो डेली इस टाइम आ जाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हो तो आप देख सकते हो। बाकी 16th का सी, कक्षाओं में विविधताओं का उत्सव मानती है या फिर मनाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जिस बच्चों ने इसका लगाया बिल्कुल सही है कि डाइवर्सिटी को क्या करती है, वो फॉलो करती है। आप ही क्लास में कुछ बच्चे जो होंगे वो तीव्र गति से सीखने वाले होंगे, कुछ बच्चे मंदबुद्धि होंगे, कुछ बच्चे औसत होंगे, कुछ बच्चे हैंडीकैप्ड होंगे, डिसेबल्ड होंगे। तो सारे के सारे बच्चे जो होते हैं वो डाइवर्सिटी यानी कि विविधता के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कठोर प्रक्रिया नहीं होगी, केवल सामान्य बच्चे नहीं होंगे या केवल विकलांगी बच्चे होंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बोल रखा है, ये भी गलत है। यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है, मात्रारोपण, यानी कि जो भी आपकी बात करी गई है फैक्ट के अनुसार या केवल सामान्य बच्चे या केवल विशिष्ट बच्चों को ही पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं। समावेशी में सारे होते हैं, विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है। तो शी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, जैसे कि मैं जब आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा रहा था उसमें मैंने एक पॉइंट लिखवाया था आपको, सबकी शिक्षा सबके साथ, तो वही क्या कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा कि शिक्षण से अधिगम पर, क्या बोल रखा है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। जल्दी से बताइए, द एम्फेसाइजेस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय। तो इन चारों में से सही क्या होगा, क्या कर रहे हो आप, शिक्षण से अधिगम, पहले रटवा रहे थे और आप क्या करवा रहे हो, और लर्निंग करवा रहे हो। तो ऐसी शिक्षा क्या शिक्षा कहलाती है, कौन सा बच्चा बताएगा, बिल्कुल सही आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। पहले आप अपने अनुसार, टीचर अपने अनुसार पढ़ा रहा था, लेकिन अब वो बच्चों के अनुसार पढ़ा रहा है। पहले केवल रटवा रहा था, कि अब क्या करवा रहा है, लर्निंग यानी कि सिखा रहा है। तो वो बाल केंद्रित पद्धति अपनाकर ही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बाल केंद्रित शिक्षा में लर्निंग स्टाइल जैसा बच्चा सीखता है, चाहे वो विजुअल देख करो, ऑडियो सुन करो, काइनेस्टिकल यानी कर करो, जिस प्रकार से सीखेगा बच्चों को हमें उसी प्रकार से सिखाना चाहिए। उसी को हम बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चे कह रहे सर इंग्लिश पेडागोजी कराइए। अभी 2:15 पर क्या क्लास चल रही थी आपकी, अभी 2:15 पर कौन सी क्लास थी, 2:15 पर कौन सी क्लास चल रही थी, इंग्लिश की नहीं चल रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो एक बच्चा है वो डिसेबिलिटी के साथ ग्रसित है, वो पहली बार स्कूल में प्रवेश कर रहा है, तो एक टीचर के नाते द टीचर शुड क्या करना चाहिए। जल्दी से बताइए सही आंसर इसका क्या होगा, कौन सा बच्चा बताएगा इसका सही आंसर। 18th का ए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल हो सकता है ये, ताकि उस बच्चे के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके आपके उनके माता पिता से। परिवेश परीक्षा लेनी चाहिए। देखो डिसेबल्ड बच्चा है और कौन सी क्लास में आ रहा, लेना सही भी है लेकिन कौन सी कक्षा में आ रहा, ज्यादातर कक्षा में प्रवेश परीक्षा नहीं होती है, तो ये भी गलत है। बच्चों की नियोक्ता के अनुसार उन्हें विशेष नहीं, कभी भी किसी को विशेष विद्यालय नहीं भेजना चाहिए, सब को नॉर्मल विद्यालय में पढ़ने का पूरा क्या है, अधिकार है, पूरा का पूरा राइट्स है। उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर लगाया कि उनके पेरेंट्स के साथ बातचीत करनी चाहिए, ताकि उनके प्रति आपकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी बढ़ सके और उसी प्रकार से आप उनकी योजना बनाकर उनको शिक्षा प्रदान कर सको। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, तो जब चिल्ड्रन फेल हो रहा है तो इसका क्या मीन है। जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा। बिल्कुल सिंपल और सरल आंसर है इसका। बिल्कुल डियर, जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो सिस्टम फेल हो रहा है। क्यों, सिस्टम में आप देखो कौन है, एजुकेशन पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो होगा, उसी के साथ साथ में जो टीचर्स हैं वो होगा, जो आपकी स्टडी मटेरियल्स थे वो होंगे। क्यों, क्योंकि इन सभी के कारण ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप जरूर रह गया होगा, जिस कारण बच्चा उस चीज को सीख नहीं पाया। स्कूल बच्चा आता क्यों है, क्योंकि वो सीखने के लिए आ रहा है। सीख कर जब वो परीक्षा देगा तो उसमें वो चीजें उसकी फुलफिल हो और वो फेल ना हो, तो इसके पीछे कारण क्या है, व्यवस्था है। उसको सीखने सिखाने में कहीं ना कहीं आपने कोई कमी छोड़ दी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था।
बिल्कुल डियर, मैथ की क्लास रात में 8 बजे होगी, आप मैथ की क्लास रात में 8 बजे ले सकते हो। पी के सर जो होते हैं वो सर लेंगे आपकी क्लास रात में 8 बजे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, यानी कि आप मोर इफेक्टिव मेथड टू टीच, क्या सिखाना आपको, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो ध्यान रखिएगा इसमें से कौन सा सबसे बढ़िया संकल्पना है, कौन सा इफेक्टिव मेथड है बीजों का अंकुरण पढ़ाने के लिए। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। 20 का 19 का नहीं डियर, 20 का 19 चला गया, 20 बताओ, 20 का सी, 20 का सी क्या है, विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोने और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करने। बिल्कुल सही आंसर लगाया कि आप एक गिलास में क्या कर लो, बीज को क्या कर दो, रोप दो, उसको उगा दो, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो विकसित हो रहा होगा उसका अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना। यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिव होकर खुद उसमें भाग लेकर सीख रहा है, और वही सीखा हुआ क्या होगा, ज्यादा परमानेंट रहेगा, यानी कि ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के अनुसार क्या बोल रखा है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबाने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, यानी कि जो बच्चा है वो बोर होने लगे कब, ड्यूरिंग द टास्क, यानी कि सीखते समय। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा बच्चा इसका आंसर बताएगा, जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, फटाफट बताइए। ओके बच्चे कह रहे हैं बहुत तेज स्टडी हो रही है, लीजिए थोड़ी स्लो कर देते हैं, तेज हो रही है तो बता दीजिए, अगर ये तेज हो रही हो तो स्लो कर देंगे, स्लो हो रही हो तो तेज कर देंगे, सब अपने हाथ में है। चलिए बच्चे कह रहे हैं 21 का सी होगा, 21 का सी होगा क्या है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बिल्कुल सही आंसर है, ये जो है आपका जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही है, क्योंकि एक कार्य को बार बार करने के बाद क्या होने लग जाता है, बच्चा उबाने लग जाता है, बोर होने लग जाता है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है कि वो सीखने के योग्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, हर बच्चा सीखने के योग्य होता है, बस सिखाने वाला चाहिए, या फिर बच्चे में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन की जरूरत है। सीखने में डिसिप्लिन की कहाँ बात आ गई, जब बच्चे 2-4 बच्चे आपस में सीख रहे होंगे, वार्तालाप करेंगे तो डिसिप्लिन तो टूटेगा ही टूटेगा। या फिर बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ये भी कहना गलत है, हर बच्चा बुद्धिमान है, बस उसको सिखाने का तरीका, सीखने का तरीका अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमेन ऑफ लर्निंग। आपको मैंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में मैंने आपको बताए थे तीनों के तीनों, तो जिस जिस बच्चे ने इस बात को समझा होगा तो पता होगा, नहीं समझा तो जल्दी से बताइए। कौन सा बच्चा बताएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। सिंपल क्वेश्चन है, फिक्स आंसर है, देखते ही आपको आंसर अब तक लगा लेना चाहिए था। बिल्कुल भावनात्मक यानी कि इमोशनल यानी कि अफेक्टिव, ये जो होता है ब्लूम टैक्सोनॉमी मैंने आपको बताया था, भावनात्मक रूप से बच्चा सीखता है। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है, यहां पर मैंने आपको बोला था ना भावनात्मक रूप से बच्चा सीखता है, अफेक्टिव, तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने लगाया था इफेक्टिव वो बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो कौन सा आपका फर्स्ट स्टेप है, साइंटिफिक मेथड का प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैंने आपको सारे के सारे मेथड पढ़ाए थे, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मैंने यानी कि समस्या समाधान की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी, उसमें पहला चरण क्या था, जल्दी से बताओ कौन सा बच्चा इसका आंसर बताएगा। पहला चरण उसमें पूछा गया है, तो सही आंसर बताइए कौन सा होगा। 23rd का बताइए जल्दी फटाफट। चलिए सी, बच्चे कह रहे हैं सी, 23rd का सी क्या है, परिकल्पना का परीक्षण करना। ओके, परीक्षण कर रहा है यहाँ पर, हाइपोथेसिस कर रहा है, तो सी कैसे होगा डियर, हाइपोथेसिस पहला चरण थोड़ी होता है। बिल्कुल, समस्या के प्रति जागरूकता, यानी पहले तो ये तो पता होनी चाहिए आखिर समस्या है क्या, तभी तो आप समस्या का समाधान निकाल पाओगे। सबसे पहला चरण यही होता है कि समस्या क्या है उस चीज का पता होना है, उसके प्रति जागरूकता। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। जिस जिस बच्चों ने 4 लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, जो कि मैंने आपको ये 5 स्टेप बताए थे। पहला, समस्या का चयन, यानी कि उसके प्रति आपको पता होना चाहिए। समस्या का प्रस्तुतिकरण, उपकल्पनाओं का निर्माण, आंकड़ीकृत करना और लास्ट में निष्कर्ष निकालना। तो ये 5 सिंपल स्टेप होते हैं, ध्यान रख सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के, मैंने आपको पढ़ाया था ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर,
प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। जो एरर होते हैं लर्नर्स के, वो किसकी ओर इंडिकेट्स करते हैं? जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा। बिल्कुल डी 23 का जो डी लगाया आप सभी ने बिल्कुल सही लगाया। आप 24 का बताइए सही आंसर क्या होगा। चलिए सी आंसर आ गया है। वह कैसे सीखते हैं? मैंने आपको बोला था सीखने सिखाने की प्रक्रिया का क्या होता है। जब कोई भी न्यू चीज सीखोगे तो आप सीधी सी बात है गलतियां तो करोगे ही। आप वहां पर एक्सपर्ट थोड़ी हो किसी चीज के कि हर चीज में आप बिल्कुल ही गलती नहीं करोगे। गलती का मतलब ही यही है कि आप सीख कैसे रहे हो, आप उस चीज को सीखते हो तभी गलती करते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। अब गलतियां कर रहा है तो यहाँ यांत्रिक अभ्यास यानी कि उसको अभ्यासी की केवल जरूरत है। नहीं डियर, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, उस गलतियों को ठीक करने के लिए आप अभ्यास करते हो। ठीक है। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, ये कैसे होगा? सामाजिक आर्थिक स्तर के कारण गलतियां करते हैं? नहीं। सीखने की अनुस्पति यानी कि जब आप सीख रहे हो वहां पर सीखते समय आप वहां पर क्या कर रहे हो, थे नहीं या फिर ध्यान नहीं था, इस कारण। ये भी कहना बिल्कुल गलत है। गलतियां जो होती हैं, त्रुटियां जो होती है वो सीखने सिखाने का हिस्सा होती है, जो कि समय के साथ स्वाभाविक हिस्सा होता है, दूर होती चली जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ सही आंसर क्या होगा। जब बच्चे की दादी उसे उसकी मां की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको जब चैप्टर नंबर 2 करवा रहा था साइकोलॉजी में, तब मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था। कौन बच्चा जल्दी से बताएगा कि वो अपनी दादी की गोद से, अपनी माँ की गोद से अपनी दादी की गोद में गया? दादी की गोद से गया क्या माँ की गोद से गया? जब बच्चे की दादी ने या बच्चे की दादी उसे अपनी माँ के, ओके, माँ से दादी के पास गया है। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। 25th है डी या 24th थोड़ी है? 25th है, 25th है। 25th का डी, 25th का बी। चलिए बी क्या है? वियोग। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, वियोग की बात करी जा रही है, यानी कि माँ के पास से वो ये अपनी दादी के पास जा रहा था तो वियोग के कारण हो रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं इसका स्वेगनात्मक। बिल्कुल डियर, जिस बच्चे ने स्वेगनात्मक लगाया वो बिल्कुल सही लगाया। बिछड़ने के डर से थोड़ी होता है, उसकी माँ से उसका ज्यादा अट्रैक्शन होता है, ज्यादा इमोशनल होता है। तो जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया वो बिल्कुल सही है। अजनबी, अरे दादी अजनबी कैसी हो गई यार, कैसी बात कर रहे हो आप। मैंने आपको बोला था 1 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानने लग जाता है, फैमिली मेंबर को धीरे धीरे पहचानने लग जाता है, पढ़ाया था ना आपको। तो वो है स्वेगनात्मक के कारण, यानी कि इमोशनल एंजाइटी के कारण। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, माँ से ज्यादा लगाव होता है ना बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। पोषण की बात करी जा रही है, किस चीज की बात करी जा रही है? न्यूट्रिशंस की बात करी जा रही है और अपने पूर्व अनुगमन या पूर्व अधिगम के साथ उसको जोड़ रहा है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या कर रहे हो जल्दी से बताइए। 26 का यूपीटेट कब होगा डियर? आफ्टर सीटेट जो होगा वो यूपीटेट सुपर टेट होगा। ध्यान रखिएगा आफ्टर सीटेट, पहले सीटेट जरूरी है, सीटेट फिक्स है कि कब होना है। यूपीटेट और सुपर टेट का भी कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए वो बाद में होगा। ठीक है, चलिए 26 का जो बच्चे बी लगा रहे हैं क्या है? ज्ञान का निर्माण। बिल्कुल सही लगा रहे हैं। देखो पहले आपने पाठ्य वस्तु और फल और सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करा, फिर विद्यार्थियों से आप चर्चा करती हो, यानी कि पहले दिखाया फिर उसके बारे में क्या कर रहे हो? चर्चा कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो? ज्ञान का निर्माण ही तो कर रहे हो ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। यानी कि पहले एग्जाम्पल्स दिए उनको और फिर उसके बाद में उसके नियम बता रही है निर्माण करने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र कहा यह दृढ़ विश्वास है। तो जल्दी से बताइए क्रिटिकल जो पेडागोजी होता है उसका क्या बिलीव्स है, क्या दृढ़ विश्वास है? जल्दी से बताओ कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा। चलिए जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए आंसर। 27 का क्या आंसर होगा? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से बताइए। अभी तो बच्चे 26 पर ही चल रहे हैं। अरे इतनी ज्यादा चल रहा हूं क्या तेज में? 26 खत्म हो गया सर, 27 हो गया। जल्दी से बताइए 27 का ए बच्चों का आने लग गया। क्या बोल रखा है? शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि प्रिसेप्शन जो होती हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो विवेचनात्मक यानी कि ऐसी जो कि अलग अलग तरीके से बच्चे के प्रयासों को, ओके हो सकता है सही, ऐसी दिक्कत नहीं है। और देख लेते हैं, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का, अरे ये तो बिल्कुल ही गलत है कि जो नेतृत्व बनाए गए हैं, जो आपके डिसिप्लिन दिए गए हैं उसी का ही नेतृत्व करना
करना, नहीं, गलत है ये आपका। स्वतंत्र रूप से, ये तो बिल्कुल ही गलत है। स्वतंत्र रूप से तर्कण करने की बात ही तो विवेचनात्मक होती है, अलग अलग चीज से होती है, ये भी गलत है। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है, बिल्कुल गलत है, ये प्रासंगिक होता है। स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर दोनों इंपॉर्टेंट होती है। तभी मैं आपको बोलता हूँ कई बार कि भाषा सीखने सिखाने में बच्चों को क्या करना चाहिए, वातावरण देना चाहिए, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी सीखने सिखाने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो 3 जब गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर होगा, कि उसके जो एक्सपीरियंस है, उसके जो परसेप्शंस है, वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं सीखने सिखाने में। कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ एग्जांपल्स में बच्चों के अनुभव भी शामिल कर लिए जाते हैं, तो सीखने सिखाने का भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करती है या फिर करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण की विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या फिर के बारे में चिंतित है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताइए। मैंने 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे आपको, विश्वसनीयता, वैधता जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, वैलिडिटी बोलते हो, और साथ ही साथ में जो पूरा का पूरा उसके प्रति होता है वस्तुनिष्ठता, वो, ये 3 चीजें होती हैं, बहुत जरूरी होती हैं। तो जल्दी से बताओ कौन बच्चा इसका सही आंसर बताएगा। 28 का बी, वैधता। ओके, 20 सेकंड का बी। देखो यहां पर देखो क्या बोल रखा है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र। देखो यहां पर बोल रखा है विशिष्ट उद्देश्य है, जैसे कि मैंने आपको जब पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बोला था कि कोई परीक्षा पत्र जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस उद्देश्यों की वो पूर्ति करता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका वैधता। लेकिन यहां पर क्या बात करी गई है, एक विशिष्ट उद्देश्य की बात करी गई है, स्पेसिफिक टेस्ट की बात करी गई है। ये बिल्कुल सही है कि जिस प्रश्न पत्र को जिसके लिए बनाया गया उसके बारे में वो पूरा का पूरा उसका रिजल्ट देता है, उसके उद्देश्य को पूर्ति करता है, उसको वैधता कहते हैं। लेकिन यहां पर किसी विशिष्ट की बात करी गई है, तो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए यहां पर वो चिंतित है कि संपूर्ण विषय वस्तु को उसमें शामिल किया गया है कि नहीं किया गया, इस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा चिंतित है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा कि पूरा का पूरा जो विषय वस्तु था, कंटेंट था, उसको कवरेज उसने किया कि नहीं करा। तो ऑप्शन नंबर 28 का सी जिस बच्चे ने लगाया था वो बिल्कुल सही है। ओके, बी भी सही है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन यहां पर विशिष्ट की बात करी गई थी। ठीक है, यहां पर उद्देश्य की नहीं बात करी थी, एक स्पेसिफिक टेस्टिंग की बात करी गई थी। ओके, बिल्कुल सी इसका सही आंसर है। जैसे कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने आपको बोला था वैधता, मैंने बोला था किसी भी परीक्षण को बनाने के उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य नहीं बोला था, उद्देश्य होते हैं। यदि परीक्षण उन्हीं उद्देश्य की पूर्ति करता है जिनके लिए उसको बनाया गया है, तो वो परीक्षण की क्या कहलाती है, वैधता कहलाती है। ओके, यहां पर विशिष्ट की बात कर गई थी, स्पेसिफिक की बात कर दी गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो जल्दी से बताइए कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग करता है टीचिंग रिलेटेड लर्निंग में, जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर होगा, कौन सा बच्चा इसका जल्दी से आंसर बताएगा, फटाफट बताइए। गर्मी होगी भाई, जल्दी से बताइए कौन बच्चा इसका सही आंसर बनाएगा। ओके, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर बता दीजिए प्लीज, क्या बताना डियर, वो तो बताओ। चलिए 29 का ए एंड 29 का बी, 2 क्वेश्चन में फंसे हुए हैं। तो 29 का ए और बी दोनों देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। शिक्षक से संबंधित, टीचर से रिलेटेड, पहला विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, यानी कि जो नेचर होता है कॉन्टेक्ट का और लर्निंग एक्सपीरियंस की, उसके बारे में बात की गई है। तो यहां पर देखो कोई भी विषय वस्तु अधिगम अनुभव जो होगा, यानी कि जो टीचर के अपने एक्सपीरियंस होंगे, तो वो सीखने सिखाने में प्रभावित करेगा। हाँ करेगा, जब आप पॉजिटिव की तरफ लेकर जाओगे तो, यानी कि उसका कोई एग्जाम्पल्स आप बच्चों को दोगे तो प्रभावित करेगा। ठीक है, यानी कि आप अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स दोगे तब उन बच्चों को समझाने में मदद करेगा। ये नहीं है फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक टीचर जो है, टीचर की किसी ने जेब काट ली, तो जेब काटने के बाद उसकी पढ़ाने की जो क्षमता थी, जेब कटने से उस बच्चे के ऊपर कोई फर्क पड़ा, टीचर के ऊपर कोई, उस बच्चों के ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, वो तो टीचर की कटी है ना, टीचर का फर्क पड़ेगा।
तो विषय वस्तु की प्रवीणता ये बहुत जरूरी है। अगर किसी टीचर को अपने विषय के बारे में, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में कोई स्टडी नहीं करी, उसने कोई नॉलेज ही नहीं है उसको, तो बच्चों को सिखाएगा क्या? तंबूरा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे के पास शिक्षण देने के लिए टीचर को भी तो आना चाहिए, उसमें प्रवीण तो होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ए नहीं होगा डियर, सेकंड होगा। फोर्थ होगा सर। फोर्थ क्या है? शिक्षण अधिगम साधन। अरे डियर, कई बार जो होते हैं साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं होते तो हम क्या करते हैं, आसपास की वेस्ट चीजों से ही क्या कर लेते हैं, अपना सामान बना लेते हैं। तो अंशुरचित सामग्री का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये भी कहीं प्रभावित करता है? कभी नहीं करता, ज्यादातर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आसपास की वेस्ट चीजों से भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए डी नहीं क्या होगा, इसका ये भी गलत है। वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसका ज्ञान होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होगा तभी तो टीचर कुछ पढ़ाएगा। जैसे कि शिक्षक की ये सारी की सारी मैंने आपको भूमिकाएं लिखवाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। तंबूरा तंबूरा क्या होता है? एक तरीके से ये मान लीजिए, वो बजाते नहीं है ट्रिन 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 ट्रिन, पुराने जमाने का, उसे कहा जाता है तंबूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा या सृजनात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। क्या बात करी जा रही है? या तो ग्रुप डिस्कशंस की बात करी जा रही है या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करी जा रही है, एक दूसरे के साथ सीखने के ऊपर बात करी जा रही है। तो ये उपागम जो होता है वो किसके ऊपर फोकस कर रहा है? जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा। बिल्कुल, ये बच्चा बिल्कुल सही आंसर का है। बच्चा यहां पर क्या ले रहा है? एक्टिव पार्टिसिपेशन ले रहा है। क्यों? जब बच्चा समूह में सीखेगा तो सामने वाला कुछ बोलेगा, उसके सामने वाला उसको टैकल करेगा, तो बच्चा यहां पर एक्टिव है। या फिर एक दूसरे से सीखते हैं तो भी बच्चा एक दूसरे के साथ सीखने में एक्टिव होता है। तो ये क्या कहलाता है? आपका सक्रिय अधिगम यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है? सीखने संबंधित नियोगिता सामान्यता लर्निंग डिसेबिलिटी आर जनरली फाउंड। सीखने संबंधी जो नियोगिता होती है वो सामान्यता कहाँ होती है, कैसी होती है, क्यों होती है? जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। ओके चलिए बिल्कुल सही है डियर, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा? फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। और जो ये जो कंजूस बच्चे बैठे हुए हैं ना, हर बार बोलना पड़ता है। 1200 बच्चे लाइव हैं। कितने बच्चे लाइव हैं? 1200। और लाइक केवल कितने ने करा? 700। तो जो 500 बच्चे नालायक हैं तो प्लीज जाकर अपनी नालायकी खत्म करो और लाइक करो वीडियो को। ठीक है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ए इज द सही आंसर है। क्या बोल रखा है? देखिए, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पात्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं। नहीं डियर है, ये नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि एक उनमें पाई जाती है नियोगिता जिनमें उनके पेरेंट्स भी इस प्रकार की चीजों से, समस्या से जूझ रहे हैं। एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रख लेते हैं इसको, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बाकी ऑप्शनों को एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। औसत से श्रेष्ठ यानी कि एवरेज से जो हाई इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसमें केवल पाई जाती है। बिल्कुल गलत है ये। आगे बोल रखा है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। ये भी गलत है, किसी में भी हो सकता है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। क्यों? क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन एक दूसरे से ही क्या है, आसपास है कहीं ना कहीं। तो यहां पर यह कहना सही है जिनके माता पिता जो हैं वो नियोगिता से ग्रसित होते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे भी इस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। ज्यादातर उन्हीं में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इन चारों ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल यही होगा, ए ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताइए कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, किस चीज से ग्रस्त है? डैश से ग्रस्त है। अब कुछ भी हो सकता है। वह 100 को वास पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? 100 को वास पढ़ रहा है, मतलब उल्टा पढ़ रहा है। और वैसे ही आपका न्यूक्लियर को वो अनक्लियर पढ़ रहा है। ओके, ध्यान रखिएगा, इसमें वो अंतर कर सकता है। तो किस चीज में अंतर है? किस चीज से बीमारी से ग्रसित है? पढ़ने से, लर्निंग से ग्रसित है। और लर्निंग से मैंने आपको क्या बोला था? क्या बोला था? जल्दी से बताइए फटाफट, कौन सा बचाएगा? ओके बच्चे हद है भाई बच्चों की, टनाटन है, एक से एक माहिर बच्चे हैं।
ठीक है भाई, अपनी बातें मान तो अपनी गर्लफ्रेंड की, जो तेरी गर्लफ्रेंड बता रही है उनकी बातें मान। बहुत बढ़िया, तरक्की करेगा गर्लफ्रेंड की बात मानेगा तो तू, ठीक है। चलिए, डिक्लेक्सिया जिस जिस बच्चों ने बोला है बिल्कुल सही आंसर बोला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने बोला है सही आंसर बोला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, चिंतन के सूचना प्रमाण क्या प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। जो चिंतन होता है, जो थिंकिंग होती है, उस मॉडल के अंदर ये चारों आते हैं। इन चारों को आपको क्रम में लगाना है। किस में लगाना है? क्रम में लगाना। तो जल्दी से बताइए कौन सा क्रम सही होगा, थिंकिंग वाले चैप्टर से रिलेटेड है, कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया बात है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। जल्दी से बताइए, फटाफट बताओ। 33 का 33 33 33 32 नहीं 33 33 का 4 चौथा। ओके ठीक है, लाइन पर हो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, जल्दी से बताओ। चलिए तो जिस जिस बच्चे ने इसका 33 का डी लगाया है वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उनको थोड़ी सी यहां पर हल्की सी गलती हो गई है। पहले नंबर पर गा यानी कि सी आएगा, वो बिल्कुल सही है कि यानी कि पूर्व प्रकरण में, यानी कि जब तक प्री प्रोसेसिंग नहीं करोगे तब तक आप किसी चीज के बारे में, क्योंकि थिंकिंग है, सोचना है, तो पहले आपका पूर्व प्रकरण यानी कि प्री प्रोसेसिंग होती है। तो ये तो बिल्कुल दोनों के दोनों में सही था, बस आगे चलकर थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। ओके, तो इसके बाद जो होगा वो आपका क्या होगा? श्रेणीकरण होगा। क्या होगा? कैटेगरी वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। उसके बाद आप प्रतिक्रिया का चयन करोगे, यानी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, उस चीज के बारे में आप क्या करोगे? रिस्पॉन्स करोगे, यानी कि खा, और लास्ट में करोगे आप प्रतिक्रिया क्रियावाहन, यानी कि उसके बारे में चुनकर उसके बारे में कार्य करोगे। ओके, तो ये 4 स्टेप्स होते हैं, इन चारों के चारों को ध्यान रखिएगा, सीरीज में ध्यान रखिएगा क्या होते हैं क्या नहीं होते, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ये मानसिक सक्रिया यानी कि चिंतन की बात करी गई है। पहले आपको समस्या का पहचानना होता है, फिर उसका निरूपण करना होता है, फिर समस्या समाधान की योजना बनानी होती है, फिर सभी आपके जो साधन होते हैं जो उसका मूल्यांकन करना होता है, फिर सभी के सभी समाधानों को चुनकर उनके क्रियान्वयन करना होता है, फिर प्रतिफल या परिमाण का मूल्यांकन करना होता है, फिर आखिरी में उसके ऊपर पुनर्विचार करना होता है। ओके, बिल्कुल एज इट इज की एज इट इज एनसीईआरटी के बुक का एक ये पेज है। अगर आपको ये पूरे डिटेल में पढ़ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी, गिफ्टेड स्टूडेंट, जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा इसमें से। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, फिक्स आंसर है, जल्दी से बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। अरे अकरम जी टेंशन ना लो, काम करो बस, छोड़ो इन दो कुछ लोगों को। चलिए 34 का बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट यानी कि ए, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, बिल्कुल सही आंसर बोला है। गिफ्टेड बच्चों की एक यही पहचान है कि वो अपने जजमेंट में क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, कॉन्फिडेंट दिखता है उनमें। ओके, हर चीज के लिए वो रोते धोते नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ठीक है। चलिए, जैसे कि ये मैंने आपको एक चार्ट बनाया था जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था साइकोलॉजी में हिंदी में, तो आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक पुनर्बलन, बिल्कुल सिंपल सा है। मैंने आपको बोला था पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं और किस समय दिया जाता है, तो उसमें आपका जो पार्शियल था यानी कि आंशिक पुनर्बलन था उसके बारे में बात करी गई है। तो जल्दी से बताओ सही आंसर क्या होगा। सिंपल आंसर है, फिक्स आंसर है इसका। बिल्कुल डियर, 34th हो गया है, 35th का बताइए। शेयर जरूर करिए, बिल्कुल डियर शेयर जरूर कीजिए। सत्तम जी कह रहे हैं बिल्कुल शेयर जरूर करना है, और जो ये लाइक कम होते जा रहे हैं ना धीरे धीरे, उसको थोड़ा सही से करिए, ठीक है। चलिए ए, इसका बिल्कुल सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, बिल्कुल सही आंसर बोला है। क्यों? क्योंकि सतत पुनर्बलन जो होता है, पुनर्बलन जो होता है वो हर कार्य के लिए दिया जाता है। इसके रोक देने के बाद जो काम होता है, वर्क जो होता है, वो व्यक्ति करना बंद कर देता है। लेकिन आंशिक पुनर्बलन में ऐसा नहीं होता, दोगे तो भी काम करेगा, नहीं दोगे तो भी काम करेगा। तो ये क्या कहलाता है? अधिक प्रभावी कहलाता है सतत पुनर्बलन की प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ओके, एक बच्चे हैं उन्होंने बोला अंकिता जी ने, सर 31 को एक बार दोबारा समझा दीजिए। 31 31 क्या है? 31
ओके डियर, देखो यहाँ पर बोल रखा था कि सीखने संबंधी जो नियोगिता है ना वो किसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर देखो बोल रखा है औसत से ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि लाब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये किसी में भी पाई जा सकती है, चाहे वो अधिक बुद्धिमान हो, चाहे औसत हो, चाहे कम हो, किसी में भी पाई जा सकती है नियोगिता। तो ठीक है, हर कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट है लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक होती है। ये भी मैंने आपको बोला किसी में भी पाई जा सकती है, तो लड़की और लड़कों जेंडर बाइस क्यों हो रहे हो यहाँ पर। ओके, और ये भी कहना गलत है कि अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो कि शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि गांव में जो लोग रहते हैं उनमें ज्यादा नियोगिता पाई जाती है। ये भी बिल्कुल गलत है, यहां पर भी कहीं ना कहीं जेंडर वाइज हो रहे हो। तो इन चारों ऑप्शन में से ये बिल्कुल एक सही फिट बैठा कि उन बच्चों में ज्यादा पाई जाती है जिनके माता पिता अभिभावक जो होते हैं इन चीजों से कभी ना कभी वो ग्रसित थे या फिर आज भी ग्रसित हैं। तो उनके जो बच्चे होंगे ना वो भी इस बीमारी के साथ ग्रसित हो सकते हैं। तो ये था इसका सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही था इसका। ठीक है, चलिए कहां तक कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए 36 आपकी स्क्रीन के ऊपर, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में या को सामान्यता डैश होता है। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। शारीरिक रूप से क्या बोल रखा है, शारीरिक रूप से ऑर्थोपेडिकल, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। 36 जल्दी से बताओ, 36 क्लियर नहीं आ रहा तो डियर राइट हैंड साइड में 3 डॉट होते हैं, वहां से वीडियो की क्वालिटी को 480 पर करो, सारी चीजें क्लियर दिखाई देंगी आपको। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। चलिए बच्चे कह रहे हैं ए बी ए बी ए बी ए बी। चलिए देख लेते हैं, शारीरिक रूप से जो बच्चा ग्रसित होता है वो अक्षम बच्चों को डैश समानता। ओके, शारीरिक रूप से बोला गया है, तो शारीरिक रूप से देखो डिस्ग्राफिया, डिस्थेमिया। डिस्थेमिया जो होता है वो मूड विकार होता है, तो शारीरिक रूप से तो हो भी सकता है। डिस्कैलकुलिया जो होता है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, ये भी शारीरिक हो सकता है। डिस्लेक्सिया जो होता है वो पढ़ने से रिलेटेड होता है। चलिए तो देखो एक ही यहाँ पर फिट बैठता है, वो है आपका डिस्ग्राफिया। अरे क्या हो गया पेन में, तो वो है आपका डिस्ग्राफिया। क्यों, क्योंकि जो होता है डिस्ग्राफिया वो किस चीज से होता है, लिखने से संबंधित होता है। आप वॉज को क्या लिख रहे हो, 100 लिख रहे हो, यानी कि 100 को वाज लिख रहे हो। तो क्या एक तरीके से आप शारीरिक रूप से काम कर रहे हो, हाथ से लिख रहे हो, तो शारीरिक रूप से एक डिस्ग्राफिया ही इसमें फिट बैठता है। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया था वो बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, डिस्थेमिया मूड विकार, डिस्थेमिया शारीरिक रूप नहीं होता डियर, ये डिस्ग्राफिया यहाँ पर सेट बैठ रहा है और कुछ नहीं बैठ रहा। डिस्थेमिया मूड विकार होता है, मूड विकार जो होता है वो इमोशनली रूप से होता है, इमोशनली जो होता है वो शारीरिक रूप से होता है। डिस्थेमिया मूड विकार होता है ना, मूड से रिलेटेड होता है। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा, डिस्ग्राफिया होता है लिखित रूप से, डिस्कैलकुलिया होता है मैथमेटिक्स, डिस्लेक्सिया होता है पढ़ने से रिलेटेड। तो मूड विकार शारीरिक रूप से हुआ, डिस्थेमिया हुआ, बेस्ट ऑप्शन तो डिस्थेमिया। तो डियर इसको एक बार करेक्ट कर लीजिए, ये जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डिस्थेमिया, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा इसका। इसको एक बार ठीक कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए, डिस्थेमिया बिल्कुल सेकंड इसका सही होगा। डिस्थेमिया जो होता है मूड विकार होता है। देखा होगा ना कुछ बच्चे जो होते हैं जल्दी चिढ़ जाते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, तुरंत छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाते हैं। तो क्या हो गया, मूड है, शारीरिक विकास है, इमोशनली रूप से है, तो शारीरिक विकास इसका सही होगा। डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखित रूप से होता है, डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित होता है, डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, बी सही होगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहां पर मैंने आपको कुछ लिखाया था, देखिए डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखने से संबंधित होता है, डिस्कैलकुलिया जो होता है वो पढ़ने से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल मूड विकार तनाव से रिलेटेड, तभी तो मैंने बोला चिड़चिड़े हो जाते हैं, तनाव मूड विकार उसी को ही तो बोलते हैं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताइए। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, एडोलेसेंट जो होते हैं वो किस चीज का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जल्दी से बताओ कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा। बिल्कुल मूड विकार दिया, तनाव ही तो होता है, मूड चिड़चिड़ा हो जाना, मैंने बताया तो। कितने क्वेश्चन हो गए हैं,
डियर नंबर लिखा हुआ है 37 क्वेश्चन चल रहा है, 37वां क्वेश्चन चल रहा है आपका, ठीक है। चलिए सेकंड बच्चे बोल रहे हैं क्या है, दुश्चिंतन और स्वयं से सरोकार, यानी कि जो एंजाइटी होती है, वैसे तो किशोर में जीवन के बारे में क्या कर सकते हैं, वो सिचुएशन जो भी होती है उनकी प्रतित्व के भाव होता है, बचपन के में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव होते हैं, आत्मसिद्धि का भाव होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया कि एंजाइटी जो होती है यानी कि दुश्चिंतन जो होता है, यानी कि अपने अंदर ही अंदर किसी चीज को लेकर परेशान होना, वो सरोकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था, ठीक है, बिल्कुल बी एकदम सत्य, बिल्कुल सही लगाया है, जो कि फीलिंग ऑफ रिलेवेंट जनरेशन गैप के कारण देखने को मिलता है एडोलेसेंस में, जो कि एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। 18 साल का बच्चा और कोई 42 साल का बच्चा उसको ज्ञान दे रहा हो, तो आदमी ज्ञान दे रहा हो तो क्या कहलाता है, वो ज्ञान बांट रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल, बिल्कुल फिक्स आंसर है, फाइन मोटर स्किल के बारे में बोला है, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, दोनों मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया था पेडागोजी में। जल्दी से बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। 38 है सर, डियर 37 नहीं है, 38 है। चलिए 38 का सी, 38 का सी, बिल्कुल डियर 38 का सी, जिस जिस बच्चों ने लिखा है वो बिल्कुल सही आंसर लिया। राइटिंग यानी कि लिखना, फाइन मोटर स्किल में जो आता है वो क्या आता है, उंगलियों से संबंधित कार्य आते हैं। किससे कार्य संबंधित आते हैं, उंगलियों से संबंधित कार्य आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने आपको दोनों बोले थे, फाइन मोटर स्किल, ये फाइन है, फायर नहीं है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। तो लिखना, रोटी तोड़ना, बटन लगाना, सुई में धागा, जूते में फीते, ये सारे के सारे क्या है, आपके फिंगर से रिलेटेड कार्य हैं, आपके उंगलियों से रिलेटेड कार्य है। इसी के विपरीत जिसमें शरीर का पूरा भाग इस्तेमाल होता हो, चाहे चलना हो, दौड़ना हो, उछलना हो, तो वो सकल गामक यानी ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। जल्दी से बताइए, जो वाइगोस्की की थ्योरी थी वो क्या इंप्लीमेशन होता है इसको, एजुकेशन इंप्लीमेशन। जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, फटाफट बताइए, फटाफट कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, जल्दी से बताइए। चलिए 39 का फर्स्ट क्या है, संज्ञानात्मक समस्या समाधान, बिल्कुल कोलैबोरेटिव। मैंने आपको बोला था वाइगोस्की जो थे वो क्या कहते हैं, अपने से बेहतर की संगति में रहकर ज्यादा अच्छा सीखता है, तो यानी कि इंटरेक्शंस कर रहा है, संज्ञानात्मक कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था, ओके। प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से, कभी भी ये व्यक्तिगत नहीं अंतर क्रिया के ऊपर वाइगोस्की ने फोकस करा था। प्रारंभिक वाक्य के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना, यह भी बिल्कुल गलत है। बच्चों को क्या करना होता है, अंतर क्रिया, एक दूसरे की संयोजनात्मक समूह के रहकर सीखने के ऊपर बात करते हैं। श्रेष्ठ रूप से सीख सकते हैं, बुद्धि लाब्धी या फिर बुद्धि लाब्ध से कम होता है, बिल्कुल ये तो गलत है। उन्होंने बोला था अपने से बेहतर की संगति में, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लाभ उनके बुद्धि लाब्धी से कम होता है, बिल्कुल विपरीत है, कम नहीं ज्यादा होता है। क्या बोला था, ज्यादा होता है, उनसे ज्यादा अच्छा सीखते हैं वो। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। अपनी से ज्यादा बुद्धि लाब्धी में अच्छा सीखते हैं वो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, भाषा में अर्थ का सबसे छोटी इकाई डैश है। तो ये आपके क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए देता हूं। क्या है ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंग बतानी है आपको लैंग्वेज में। चलिए क्या होमवर्क दो यार, करवा ही देता हूं, छोड़ो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ने क्या फंसा दिया क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। भाषा के अर्थ की, ध्यान रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं बोली, भाषा में अर्थ की बोली है, मीनिंग की बोली है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, भाषा में छोटी इकाई अलग होती है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई अलग होती है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ सही आंसर क्या होगा। लीजिए 40 का सी, मुझे पता था बच्चे यही लगाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल रूपी में होती है, जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। मॉर्फी जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मीनिंग ऑफ लैंग्वेज की, रूपी में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक पूरा का पूरा चार्ट, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, लीजिए मैं साइड हो जाता हूं, ले लीजिए। ध्वनिग्राम, रूपनग्राम, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान, ये तीनों के तीनों यहां पर रखे गए हैं, इन चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अर्थ की बात करी जाए जैसे कि पेन हैन, तो ये क्या होता है, रूपग्राम यानी कि रूपी में होता है। और ध्वनिग्राम जैसे कि TH
पी, इनका कोई मीनिंग थोड़ी होता है, ये जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है। ओके, इनका कोई लेकिन अर्थ नहीं निकलता है, तो ध्यान रखिएगा स्वनिम और रूपिम में। ठीक है, स्वरूम जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये सबसे छोटी इकाई है मीनिंग की, जिसका अर्थ भी निकलता है। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए कि ये 40 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चंस की सीरीज कैसी लगी और 40 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए। बाकी जिस बच्चों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 22,000 बच्चे हैं, फेक से बचिएगा। यहाँ पर ही आपको नोटिफिकेशन वगैरह यहीं से ही मिलेगा। बाकी किसी बच्चे को नोट्स लेने हो तो ये हमारी लर्निंग ऐप है, यहाँ पर जाकर आप नोट्स ले सकते हो। टेस्ट भी रखे गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्ट लगाना चाहते हो टेस्ट भी लगा सकते हो, आप अपने आप को परख सकते हो। बाकी ये मेरी इंस्टा की आईडी है, किसी को पर्सनल फॉलो करना हो तो पर्सनल भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे हैं 36 34। ओके, कई बच्चे लेट जुड़े हैं तो 10 आउट 10 कह रहे हो, चलिए बहुत अच्छी बात है। डियर नोट्स पीडीएफ वगैरह मैंने आपको बोला ना, हमारी लर्निंग ऐप डीके एकेडमी पर मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जिस बच्चों के आंसर जो है वो लगभग 35 के आसपास आ रहे हैं ना, 35 34 36 बिल्कुल सही चल रहा है उनका। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो और नजदीक लेकर आओ। क्यों? क्योंकि जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको और नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी क्लासेस हम देते रहें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।